सबको प्रणाम। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जो टीटी एग्ज़ाम है वो टीटी एग्ज़ाम के लिए ये हिंदी वर्णमाला में से 2 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो ये हिंदी वर्णमाला है, ये वर्ण जो है उनमें से उसका उच्चारण स्थान, और दूसरा सवाल आता है जो 25 स्पर्श व्यंजनों का जो वर्ग है उसमें से एक सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, इनमें 52 वर्ण है, उसमें से 11 जो है वो स्वर है और जो 33 है वो मूल व्यंजन है। ये 33 में से 25 से स्पर्श व्यंजन है, जिसमें से ये टीटी एग्जाम के लिए एक हमारा सवाल आता है। और दूसरा जो है वो 11 स्वर है और 2 जो है वो आयुगाव है, और आह। जो मूल व्यंजन 33 है उनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 है वो द्विगुण व्यंजन है और 25 स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्वर यानी क्या। स्वर का मतलब है स्वतंत्र ध्वनियां। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से सीधे बाहर आती है। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी चाहिए, उसे कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर जीभ की सहायता से वायु को बिना रोके किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। उसमें अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ ये स्वर आते हैं और जो 2 है वो अयोगावा है। तो देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, उसका उच्चारण काल। कि सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रा। जो ह्रस्व स्वर है उनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर यानी कि उच्चारण में सबसे कम समय, उसमें है अ, ई, उ, रू। अ को बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि 2 मात्रा। इन स्वरों को ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इसकी व्याख्या यह है कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ओ है आ, ई और ओ। उसके बाद है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर यानी कि 3 मात्रा। ये बहुत लंबा खिंचाव या मुख्य रूप से पुकारने में समय लगता है। ओम है, उसे लुप्त स्वर कहते हैं। और जो चौथा प्रकार है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी कि ध्वनियों का योग, 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर। अभी देखो, ए, आई, ओ और औ, ये 4 स्वर जो है वो संयुक्त स्वर है। ए जो स्वर है ये अ और ई, ये 2 ध्वनियों के योग से बना है। ऐ स्वर है ए और ऐ, ओ है वो अ और उ, और औ है वो अ और ओ। ये ध्वनियों के योग से बने हैं। उसके बाद देखो, अभी ये थे स्वर और ये वर्णमाला के बीच जो 33 व्यंजन है, तो व्यंजन हम देखेंगे। व्यंजन यानी कि आश्रित ध्वनियां। व्यंजन यानी आश्रित ध्वनियां। इनकी परिभाषा ये है कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। उनके उच्चारण में जीभ को मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण करना पड़ता है। दूसरी एक व्याख्या जो है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर के व्यंजन ये आधे होते हैं। जैसे देखो, क और अ। क यानी कि ये आधा व्यंजन है, अ ये स्वर है, ये दोनों का योग मिला के पूर्ण व्यंजन क हुआ। इसमें से 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है,
4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त और 4 द्विगुण व्यंजन है। अभी इनके बारे में देखेंगे हम। उच्चारण के स्थान से ये जो व्यंजन है इनका वर्गीकरण कौन से 5 हिस्से में किया है। देखो, उच्चारण स्थान, ध्वनि की यात्रा। व्यंजन इस आधार पर बटे हैं कि जीभ से मुख से किसी न किसी हिस्से को वो छूती है। सबसे पहले है कंठ, गले के भीतर से। कंठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ कहते हैं। उसके बाद दूसरा है तालु, मुंह की कर या पिछला हिस्सा। तालव्य यानी जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। उसके बाद का है वो मूर्धा या मूर्धन्य, मुंह की छत का कठोर और अगला हिस्सा। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। और उसके बाद जो चौथा भाग है उसमें है दंत, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहते हैं। और पांचवा है ओष्ठ, यानी दोनों होठों का मिलन। जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो ये 25 स्पर्श व्यंजन है उनमें से कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो पहला वर्ग है देखो, क वर्ग कहते हैं उसे, यानी कि कंठ। अभी हमने देखा है कि कंठ यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ और ज्ञ ये कंठ वर्ग में आते हैं। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है वो है च वर्ग, यानी कि तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। इनमें से जो वर्ण है वो च, छ, ज, झ और त्र। उसके बाद जो है ट वर्ग है उसे कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इसमें ट, ठ, ड, ढ, न आता है। उसके बाद जो चौथा वर्ग है वो त वर्ग है जिसे दंत्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं, जिसमें त, थ, द, ध और न आता है। और जो पांचवा वर्ग है वो है प वर्ग, यानी कि ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठ वर्ग कहते हैं। इनमें प, फ, ब, भ और म आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें और एक सवाल पूछा जाता है कि क जो वर्ण है उसका पंचमाक्षर कौन सा है। क वर्ण का पंचमाक्षर ये न वर्ग है। च वर्ण का पंचमाक्षर त्र है। ट वर्ण का पंचमाक्षर न है। त वर्ण का पंचमाक्षर न है और प वर्ण का पंचमाक्षर म है। इसमें ये जो पंचमाक्षर है उस पे एक सवाल हम खास परीक्षा में अपने को पूछा जाता है। उसके बाद जो है तो अब हम देखेंगे जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से। अंतस्थ हमने देखे थे कि 4 जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि हवा बिना ज्यादा रुके सीधे अंदर से बाहर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 व्यंजन है वो ए, र, ल और व व्यंजन है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि हवा रगड़ खाकर निकलती है जिससे घर्षण और ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वो है श, स और ह। उसके बाद जो हमने देखे थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 व्यंजनों का मिलन, जब 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया रूप लेते हैं। पहला व्यंजन हमेशा आधा होता है। जैसे कि देखो
संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो है वो क और श, के और यस। त्र है वो त और र, ज्ञ है वो ज, त्र और श्र है वो श आणि र। इससे बनता है। उसके बाद हम देखेंगे जो द्विगुण व्यंजन है वो है बिंदु का प्रभाव। ये मूर्धन्य व्यंजनों के विकसित रूप से बना है, जिनके नीचे बिंदु बिंदी लगाकर नया उच्चारण बनता है, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से देखो, सबसे पहले मूल मूर्धन्य जो ड और द्विगुण है ढ, सड़क, ढ ढक्कन, ढ पढ़ाई। ऐसे दोन जो है हमारे द्विगुण व्यंजन है। उसके बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो देखेंगे, इस पे से भी परीक्षा में सवाल आता है, वो है अघोष और सघोष। नाद के आधार पर अघोष यानी कि जिन वर्णों का कंपन नहीं होता उन वर्णों को कहते हैं अघोष, और सघोष यानी कि जिन वर्णों का कंपन होता है। अघोष कौन से है? फिर हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसे अघोष कहते हैं। और सघोष यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देखेंगे हम, देखो ये जो है पहला और ये दूसरा वर्ण, ये है अघोष, और सघोष यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसमें से जो अघोष है वो, और उसमें श, स, ह जो ऊष्म वर्ण है वो भी आते हैं, और घोष में, सघोष में जो अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व वो आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो प्राणवायु है, प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजनों के भेद किए हैं। तो उसमें प्राण का अर्थ है हवा। हवा हमारे जीवन का आधार है। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ी हवा निकलती है और कुछ में अधिक। इस आधार पर व्यंजन के दो प्रकार किए गए हैं। उसमें से पहला प्रकार है अल्प प्राण यानी कि कम हवा, और महाप्राण यानी अधिक हवा। अल्प प्राण यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ी हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5 जो वर्ण है वो है अल्प प्राण। और अंतस्थ ये र, ल, व ये सभी जो है वो अल्प प्राण है। और उसके बाद जो महाप्राण है, महाप्राण यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चार से हकार की ध्वनि होती है और अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के आगे शीशा रखने पर उस पर भाप जम जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उदाहरण के लिए क, ख, छ, ज, और उसमें ऊष्म श, स, ह ऐसे है। और देखो, याद रखने के लिए ट्रिक है, ए मामा। ए मामा यानी इसमें से पहला जो है ए यानी अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण और पांचवा अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या आता है? क, च, ट, त, फ, ग, ज, ड, द, ब, न, त्र, न, म। यानी ये तीन जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो है अल्प प्राण। और बचा हुआ जो दूसरा और पांचवा वर्ण है वो है यम यानी कि महाप्राण। हमें याद रखने के लिए ट्रिक है ए मामा। धन्यवाद।